ओके, हेलो बच्चों। तो मॉलिक्यूलर बेसिस में प्रीवियस लेक्चर में हमने एक प्रोसेस जो स्टडी की थी वो थी ट्रांसक्रिप्शन। तो उस ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ था, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है वो डीएनए से जाके कॉपी होगी एमआरएनए के पास, तो वो थी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन क्या है, ये जो एमआरएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूज करके उस इंफॉर्मेशन से वहां पे फॉर्म होने जा रहा है प्रोटीन मॉलिक्यूल, और ये प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो मतलब इसे हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल डोग्मा हम जो डिस्कस करते हैं, उस सेंट्रल डोग्मा का ये लास्ट इवेंट है। तो जो जीन है, जीन मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज द फंक्शनल यूनिट, सिस्ट्रॉन उसका एक पार्ट है। तो वो सिस्ट्रॉन मतलब जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो अब ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, सबसे पहले ये प्रोसेस कहां पे होगी, व्हाट इज द साइट ऑफ दिस ट्रांसलेशन? दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस जनरली ऑकर्स इन व्हाट? राइबोसोम। नाउ व्हाट इज द राइबोसोम? हमें पता है कि राइबोसोम को हम बार बार कहते हैं कि दैट आर द प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल। सेल में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, ये सब प्रोटीन्स सिंथेसाइज होता है इस राइबोसोम में। तो ये जो राइबोसोम है, ये एक नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। ये एक ही ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसे हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट है। तो ये राइबोसोम दो टाइप का होता है, एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S। एस का मीनिंग पता है आपको? एस रिप्रेजेंट व्हाट? एस इज नथिंग बट द स्वीटबर्ग। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये राइबोसोम जो है, इसका सेडिमेंटेशन मतलब वहां पे स्टडी किया। तो इस एस के दो मीनिंग है, उनके नाम से ये स्वीटबर्ग और यही उसका सेडिमेंटेशन यूनिट है। तो ये 70S और 80S ऐसे दो राइबोसोम्स हैं। इनमें से ये जो 70S टाइप का राइबोसोम है, ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट सेल में, और ये 80S जो राइबोसोम है, ये प्रेजेंट होगा यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट्स में इस 70S के दो सब यूनिट्स हैं। एक जो सब यूनिट होगा उसका वो होता है 50S, दूसरा सब यूनिट है 30S। सिमिलरली 80S के दो सब यूनिट्स हैं, वन इज 60S, अदर वन इज 40S। ये डेविएशन क्यों होता है वो ऑलरेडी हमने 11th में पढ़ा है ना, क्योंकि ये जो अब 30S है ये 50S है। मान लीजिए ये 30S का सब यूनिट है, ये 50S का सब यूनिट है, इस मतलब उसका सेडिमेंटेशन साइज है। वो प्रोटीन सिंथेसिस जब नहीं होगी तो वो दोनों यूनिट जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे को ऐसे ज्वाइंट हो गए। तो इसमें ऐसा कुछ कॉमन पोर्शन जो आता है, दैट इज द 10S इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक। तो वो ये दोनों सब यूनिट्स हो गए। अब इसके बाद ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, इस ट्रांसलेशन मतलब ये तो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, और हमें पता है कि किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए सेल को एनर्जी चाहिए। तो सिमिलरली ये ट्रांसलेशन में दो टाइप की एनर्जी यूज होगी। एक एनर्जी है एटीपी और दूसरी जीटीपी। ATP content of these both is similar one, means whatever the amount of energy is present in ATP, similar amount of energy is also present in GTP. जितनी एनर्जी ATP में है उतनी एनर्जी GTP में है। ये जो ATP है ये अमीनो एसिड्स एक्टिवेशन के लिए यूज होगा, बल्कि ये जो GTP है ट्रांसलोकेशन जैसे जो इवेंट्स है उनमें वो यूज होगा। तो वो बाद में जो ट्रांसलेशन जो राइबोसोम में होने वाला है उसके 3 स्टेप्स हैं। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वो इनिशिएशन, जब ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी तो वो इलोंगेशन, और जब ये प्रोसेस स्टॉप होगी तो वो टर्मिनेशन वाला इवेंट है ना। ये हो गया एनर्जी। अब इसके साथ किसी भी सेल में जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। अब ये जो एंजाइम है, दो एंजाइम्स यहां पे है। वन ऑफ द एंजाइम इज दैट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड सिंथेटेज। दोनों एंजाइम्स का रोल इन डिटेल में बताऊंगा आपको। ये सबसे पहला एंजाइम है जो ट्रांसलेशन में आने वाला है, अमाइनो एसिड सिंथेटेज,
और दूसरा एंजाइम है राइबोजाइम। अब देखो ये राइबोजाइम ये ऐसा एंजाइम है जिसमें एंजाइम्स का जो नॉमेनक्लेचर में जो स्पेसिफिकली जो सफिक्सेस आता है, देखो जैसे कि ASC अगर है तो वो एंजाइम है, तो इसमें क्राइटेरिया को फॉलो नहीं होगा। हाँ, राइबोसोम के बारे में और एक बात, जितने भी एंजाइम्स होते हैं सेल में मोस्टली 99% एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं। ऐसे बहुत एक्सेप्शनल एग्जांपल्स है एंजाइम्स के जो प्रोटीन से बने नहीं है, उसका एक एग्जांपल है। तो ये जो राइबोजाइम है, दैट राइबोजाइम इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोटीनिक एंजाइम। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल एंजाइम्स के जो प्रोटीन से नहीं बनते। हाँ, तो सवाल ये है कि ये एंजाइम्स अगर प्रोटीन से नहीं बने तो ये किससे बने होते हैं? दैट आर मेड अप ऑफ RNA मॉलिक्यूल। और यहाँ पे ये जो राइबोजाइम है, इस राइबोजाइम का जो एक एग्जांपल है दैट इज द 23S। मतलब ये प्रोकैरियोट है, सपोज ये प्रोकैरियोट में ये जो 30S है ना, उसमें जो डिफरेंट यूनिट्स है उसमें से एक है 23S। ये 23S ये किसका सब यूनिट है? तो राइबोसोम का। राइबोसोम है मतलब उसमें rRNA है और वही rRNA वहां पे एज अ कैटलिस्ट एक्ट होगा। ये ध्यान में रखना है आपको। नॉन प्रोटीनिक एंजाइम है राइबोसोम। हाँ, इस राइबोसोम का रोल क्या है? ये जो ट्रांसलेशन है, इस ट्रांसलेशन में फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने वाला है प्रोटीन। And we know that proteins are made up of what? Amino acids. And for the synthesis of protein, two amino acids should be linked to each other. And that linking is done by the peptide bond, and that peptide bond formation is catalyzed by this enzyme ribozyme. It is made up of non-proteinic component. Non-proteinic component means what? 23S subunit of ribosome in case of prokaryotes. तो ये दो एंजाइम्स भी हो गए, ये दो टाइप के एनर्जी सोर्सेस हैं। और एक कंसेप्ट, जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती तो ये दोनों सब यूनिट्स दोनों केसेस में, प्रोकैरियोट में ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट, यूकैरियोट में ये स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। अदर देन प्रोटीन सिंथेसिस बोथ दिस सब यूनिट रिमेन डिटैच्ड, बट ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस दिस यूनिट गेट्स अटैच्ड टू ईच अदर। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो 50S और 30S एक दूसरे को ज्वाइन होगा, यूकैरियोट में ये 60S 40S ज्वाइन होगा। और ये दोनों जो सब यूनिट्स है इनको ज्वाइन करने के लिए वहां पे कोफैक्टर चाहिए, और वो जो कोफैक्टर होता है दैट इज द मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम आयन है जो कि मतलब अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछे थे कि विच आयन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसका आंसर क्या आएगा? मैग्नीशियम। क्योंकि मैग्नीशियम की वजह से ही ये दोनों जो सब यूनिट्स है ये एक दूसरे को लिंक होंगे, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे कैरिड आउट होगी। ये तो हो गया उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में सबसे पहली स्टेप क्या है? देखो, ट्रांसलेशन का इवेंट अगर आप देखते हो, आपका जो इनसाइड टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 80 में ये ट्रांसलेशन प्रोसेस बहुत ही शॉर्ट में दी है, जस्ट 2 पैरा में ये पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन की है। इसका मीनिंग ये नहीं रहना है कि नीट में उतना ही पार्ट आएगा। अदर देन दिस, क्योंकि ये ट्रांसलेशन पे अभी तक जितने भी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके नीट में वो एडिशन टू एनसीईआरटी है, तो कुछ एडिशनल पार्ट हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन यही ट्रांसलेशन प्रोसेस आपका जो स्टेट बोर्ड का न्यू जो टेक्स्ट बुक है उसमें इन डिटेल फॉर्म में दी है, तो वो आप एज अ रेफरेंस उसको यूज कर सकते हो। तो ये ट्रांसलेशन में सबसे पहले, ट्रांसलेशन में तो प्रोटीन फॉर्म होने वाला है, तो प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से। यहाँ पे सबसे पहली स्टेप वही है। very first step of the translation is activation of amino acid। तो जो अमीनो एसिड्स है वो अमीनो एसिड्स का एक्टिवेशन होगा। वो कैसे होगा? अब यहां पे सपोज ये है एक, ये AA लिखा मैंने, मतलब ये अमीनो एसिड है, और ये जो अमीनो एसिड है ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, प्लस इसके साथ यहां पे प्रेजेंट है ये ATP, और प्लस यहां पे लिखा मैंने एंजाइम। और वो एंजाइम कौन सा? ये जो E लिखा मैंने यहां पे, तो ये वाला ये है, वो कौन सा? अमीनो एसिड सिंथेटेज। अब इस अमीनो एसिड सिंथेटेज का रोल क्या है?
देखो मैं रिएक्शन, ये रिएक्टेंट साइड है। अब प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, देखो अब देखो ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में आपको चेंज क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो ये जो एटीपी था, एटीपी का कन्वर्जन एटीपी में हो गया। ये डाइफॉस्फेट है, ये ट्राइफॉस्फेट था, तो इससे साफ है कि एटीपी का एक फॉस्फेट तो निकल गया। तो एटीपी का एक जो फॉस्फेट है ये किसकी तरफ गया? ए अमीनो एसिड के पास। अब ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड के साथ क्या लिखा मैंने? एएमपी। एएमपी मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। कहां से आया वो? एटीपी से। तो यहां से एक फॉस्फेट अमीनो एसिड की तरफ ट्रांसफर करना, ये किसका रोल है? अमीनो एसिड सिंथेटेस का। अब एक फॉस्फेट आता है, मतलब उस फॉस्फेट के साथ एनर्जी आती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस हमने 11th में जब पढ़ा था, तो एटीपी का जो टर्मिनल फॉस्फेट है, वो टर्मिनल फॉस्फेट जब ब्रेक होता है तो वहां पे 7.3 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी रिलीज होती है ना। तो वही तक सिमिलर कंडीशन से कंपेयर करो। तो इसके पास इनएक्टिव अमीनो एसिड के पास अगर फॉस्फेट आ गया, मतलब समझ लेना उसके पास एनर्जी आ गई। और एनर्जी आ गई, इसका मतलब वो अमीनो एसिड अब क्या हो गया? एक्टिव हो गया। और इसी एक्टिव अमीनो एसिड को अल्टरनेटली कहा जाता है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के बारे में क्या बताया मैंने? अमीनो एसिड क्या है? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। एंजाइम कौन सा होता? देखो अमीनो एसिड सिंथेटेज। उसकी एक्टिविटी क्या है? सिंथेसिस करना। किसका सिंथेसिस? अमीनो एसिड का। अब अमीनो एसिड तो एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट अमीनो एसिड का आगे जाके क्या होगा? तो अब सेकंड जो स्टेप है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ दिस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। तो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड मतलब उसे हमने क्या कहा? अमीनो एसिड टू किसके पास ट्रांसफर होगा? ये नॉन जेनेटिक आरएनए का टाइप, दैट इज द टीआरएनए। आरएनए के टाइप जब प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, टी फॉर व्हाट? ट्रांसफर। इस टीआरएनए का फंक्शन क्या है? अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना। कहां पे? जहां पे प्रोटीन्स का सिंथेसिस होने वाला है। प्रोटीन्स का सिंथेसिस कहां पे होने वाला है? राइबोसोम में। तो देखो वहां पे रिएक्शन कैसे हम शो कर सकते हैं? ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जिसके पास एक सिंगल फॉस्फेट था, प्लस वो एंजाइम भी वहां पे अटैच था। अब इनके साथ रिएक्ट प्रेजेंट हो गया ये टीआरएनए। अब ये देखो ए अमीनो एसिड प्लस ये हो गया अपना टीआरएनए, और ये एंजाइम सेपरेट हो गया, एएमपी सेपरेट हो गया। एंजाइम सेपरेट हो गया, एंजाइम फिर से जाके रिएक्शन कंटिन्यू। एंजाइम क्या होता है? कैटालिस्ट होता है। और कैटालिस्ट का रोल ये होता है कि कैटालिस्ट रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन होने के बाद जो एंजाइम है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, जिससे कि वही एंजाइम ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी तक मैंने आपको दो स्टेप बताए। एक तो पहली स्टेप में अमीनो एसिड्स का एक्टिवेशन हुआ, कौन सा एंजाइम? अमीनो एसिड सिंथेसिस। अभी तक मैंने इसका रोल नहीं बताया आपको, वो राइबोसोम में होगा। और अमीनो एसिड एक्टिवेट होने के बाद वो अमीनो एसिड ट्रांसफर होने वाला है, किसके पास? तो टीआरएनए के पास। तो यही एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए के पास ट्रांसफर हो गया। अब ट्रांसफर होने के बाद टीआरएनए का फंक्शन है कि उस अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना, कहां पे? राइबोसोम में। अब राइबोसोम में जो इवेंट होगा उसकी 3 स्टेप्स है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। होप सो ये स्टेप्स यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम राइबोसोम के अंदर क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब राइबोसोम में सबसे पहले जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसे कहा जाता है इनिशिएशन। अब जो इवेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इवेंट प्रोकैरियोट यूकैरियोट में सेम स्टेप से होगा, वो कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट डिफरेंस ये है कि राइबोसोम के सब यूनिट कौन से, मतलब अगर हम ये प्रोसेस डिस्कस करें प्रोकैरियोट में तो स्मॉलर सब यूनिट क्या होगा? 30s। अगर वो यूकैरियोट है तो स्मॉलर सब यूनिट कौन होगा? 40s। प्रोकैरियोट में लार्जर सब यूनिट क्या है? 50s। यूकैरियोट में लार्जर सब यूनिट कौन है? 60। बस ये सब यूनिट्स का ही बस डिफरेंस है, बाकी मैकेनिज्म तो दोनों में सेम है। अब देखो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है, इसके बाद जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा
वो स्टेप्स आपको सिक्वेंटली ध्यान में रखनी है, सिक्वेंटली, वन बाय वन। अब मान लीजिए यहां पे हम प्रोसेस ट्रांसलेशन की डिस्कस कर रहे हैं यूकैरियोट में, सपोज, ठीक है। तो यूकैरियोट में है तो उसके जो राइबोसोम के जो सब यूनिट्स होंगे वो सब यूनिट्स मैंने यहां पे लिखा है। ये यूकैरियोट का स्मॉलर सब यूनिट है जो होगा 40s। इसके साथ ये लार्जर सब यूनिट हो गया उसका जो कि है 60s, ठीक है, 40s 60s। अब ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम में 3 साइट्स होती है राइबोसोम के सब यूनिट में। एक जो साइट होती है वो है ई साइट, हर एक का मीनिंग भी बताऊंगा मैं, और एक साइट है पी साइट, और यहां पे एक साइट है ए साइट। अब ये साइट्स क्या है, देखो, ई मतलब इसका मीनिंग होता है एग्जिट साइट, क्योंकि वहां से टीआरएनए बाहर जाता है। यहां पे है और एक साइट पी, इस पी का मीनिंग है कौन सी साइट, पेप्टिडिल साइट। मतलब एक्चुअल जिस साइट पे प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो बॉन्ड चाहिए होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, वो फॉर्म होगा। और एक साइट है ए साइट। ए साइट मतलब जिसे हम अल्टरनेटली कहते हैं अमाइनो एसिड साइट। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स को नाम क्या दिया हमने, अमीनो एसिड। तो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड वहां पे जाके बाइंड होगा। अब देखो प्रोसेस क्या है, ये स्मॉलर सब यूनिट, ये राइबोसोम का सब यूनिट है। राइबोसोम में एक स्पेसिफिक आरएनए होता है। अब यहां पे ये जो कुछ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स मैंने यहां पे दिखा है, तो सपोज ये है आरआरएनए। अब इस आरआरएनए का फंक्शन तो आपको पता है, आरआरएनए का रोल ये होता है कि जो यम आरएनए है, यम फॉरवर्ड मैसेंजर आरएनए, इस मैसेंजर आरएनए का रोल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आती है न्यूक्लियस से उसको कैरी करना, तो उस यम आरएनए को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करना। तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट है, उस स्मॉलर सब यूनिट को जाके बाइंड हो गया ये अपना यम आरएनए, बाइंड हो गया। अब इसके बाद यम आरएनए की डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये एमआरएनए पे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। ये पहला बेस है सपोज AUG, दूसरा बेस सपोज GCG है, और एक तीसरा कोडॉन मैंने निकाल दिया वहां पे UCG, और सपोज ये हो गया UAA। प्रीवियस सेशंस में एक लेक्चर में हमने पढ़े थे जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड मतलब कोडॉन्स, और ये कोडॉन्स कहां पे प्रेजेंट है, एमआरएनए। उन कोडॉन्स का सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट वन। तो ट्रिपलेट का मीनिंग मैंने ये बताया था कि एक जो कोडॉन है वो 3 बेस मिलके फॉर्म होता है। तो सपोज ये 3 बेसेस है, इनसे ये एक कोडॉन फॉर्म हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली ये दूसरे 3 बेसेस का ग्रुप, ये दूसरा कोडॉन हो गया, ये तीसरा कोडॉन हो गया, ये चौथा कोडॉन। तो इस गिवन एमआरएनए में 4 कोडॉन है। तो देखो अभी तक जस्ट एक ही इवेंट हुआ। क्या इवेंट हुआ, ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है, इस स्मॉलर सब यूनिट पे आरआरएनए था, आरआरएनए की वजह से वहां पे एमआरएनए बाइंड हो गया। तो पहली स्टेप कौन सी, एमआरएनए गेट बाइंड टू द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये स्टेप 1 होगी। स्टेप आप मेंशन भी कर सकते हो, एमआरएनए गेट बाइंड टू स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। सेकंड स्टेप, लार्जर सब यूनिट गेट बाइंड टू द स्मॉलर सब यूनिट। दूसरी स्टेप में क्या होगा, ये राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है ये स्मॉलर सब यूनिट को बाइंड होगा। अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो सब यूनिट्स है, इन दोनों को एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए वहां पे कोफैक्टर चाहिए होता है, जो कि एक आयन है, दैट इज द मैग्नीशियम आयन। उसी मैग्नीशियम की वजह से ये दोनों जो सब यूनिट्स है, ये दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे को ज्वाइन हो गए। समझ में आ गया सबको। देखो दूसरी स्टेप हो गई। पहली स्टेप में एमआरएनए गेट बाइंड्स टू स्मॉलर सब यूनिट। स्टेप सेकंड, लार्जर सब यूनिट गेट बाइंड टू स्मॉलर सब यूनिट। तो ये हो गया अपना लार्जर सब यूनिट, मतलब ये है 60s का सब यूनिट। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, ये एमआरएनए है, एमआरएनए में जो सीक्वेंस है मतलब वो कोडॉन,
और इन कोडॉन्स के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस क्या होते हैं, एंटीकोडॉन्स। एंटीकोडॉन का एक क्लोवर लीफ मॉडल मैंने बताया था। देखो एंटीकोडॉन में ये ऐसे अलग अलग लूप रीजन जो है, उन लूप रीजन्स में ये 3 लूप्स थे। ये डी लूप था, ये एंटीकोडॉन लूप था, और ये टी लूप है। उसमें से ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है ना। और इसी 3 प्राइम एंड को हमने नाम दिया था वहां पे कैरियर साइट, क्योंकि टीआरएनए जब अमीनो एसिड को लाता है वहां पे राइबोसोम में, तो अमीनो एसिड कहां पे है, 3 प्राइम एंड में। और बिल्कुल यहाँ पे ये कौन सा लूप है, एंटीकोडॉन लूप। ये जो एंटीकोडॉन है ये किसको कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कोडॉन्स को। अब इन कोडॉन्स का रोल क्या है, उनके एंटीकोडॉन्स को अट्रैक्ट करना। बेस पेयरिंग सबको पता है, ए यू के साथ पेयर होगा और जी सी के साथ पेयर होगा। ये अगर हम पेयरिंग डिस्कस करें आरएनए की तो ये ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बताऊंगे, ए पेयर विथ व्हाट, यू, यू ए, जी सी। ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हो गए एंटीकोडॉन। मतलब ये यहाँ पे, हाँ ये एंटीकोडॉन लूप है। ये जो टीआरएनए है ये इस तरह से यहाँ पे बाइंड होगा, तो ये एंटीकोडॉन है। इस एंटीकोडॉन का ये जो एंड बताया मैंने, ये 3 प्राइम एंड है। तो उस 3 प्राइम एंड में क्या होगा, अमीनो एसिड फर्स्ट। यहाँ पे मैंने लिखा AA1, मतलब अमीनो एसिड फर्स्ट। ओके, अब देखो 3 साइट्स बताई थी मैंने राइबोसोम में। ये जो साइट है ये ई साइट, दैट इज द एग्जिट साइट। यहाँ पे जो साइट है वो है पी साइट, और ये जो साइट है वो ए साइट। इसमें से अभी तक सिर्फ पहला जो टीआरएनए है वो बाइंड हुआ। पहला टीआरएनए कौन सी साइट को बाइंड हुआ, पी साइट को। इसके बाद जितने भी टीआरएनए आएंगे वो पहले ए साइट को आएंगे। अब ये टीआरएनए है, टीआरएनए, इस टीआरएनए को सपोज हमने नाम दिया ये टीआरएनए फर्स्ट है, क्योंकि ये पहले कोडॉन का एंटीकोडॉन वहां पे आ रहा है, और ये एंटीकोडॉन है, ये कोडॉन है। तो एयूजी का अमीनो एसिड क्या होता है, मिथाइन। यहाँ पे ये मिथाइनिन होगा, तो सपोज मैंने नाम दिया उसको अमीनो एसिड फर्स्ट, पी साइट। अब ए साइट, ए साइट में क्या होगा, ए साइट का कोडॉन है जीसीजी। तो ये कोडॉन उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन अट्रैक्ट करेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन बताओ क्या होगा, आरएनए में जी पेयर विद सी, सी पेयर विद जी, एंड जी पेयर विद सी। ये हो गए तीनों एंटीकोडॉन्स। ये तीनों एंटीकोडॉन से मतलब ये भी तो प्रेजेंट होंगे। एंटीकोडॉन है मतलब ये सब कहां पे है, दैट आर प्रेजेंट ऑन टीआरएनए। तो ये टीआरएनए हो गया सेकंड, क्योंकि ये सेकंड कोडॉन का एंटीकोडॉन इस पे है। तो ये टीआरएनए सेकंड है, तो इसके पास भी एक अमीनो एसिड होगा, तो जिसको नाम दिया हमने अमीनो एसिड सेकंड। ठीक है ना। अब देखो ये पी साइट, ये ए साइट, दोनों साइड पे एक एक टीआरएनए आ गया। इसके बाद क्या होता है, ये पी साइट का जो टीआरएनए है, दैट टीआरएनए गोज टू, देखो ये जो टीआरएनए था जो पी साइट पे था वो कहां पे आ गया, ई साइट पे। ई फॉर व्हाट, एग्जिट साइट। तो एग्जिट साइट पे वो आ गया। देखो वही टीआरएनए मैंने यहां पे निकाल दिया, यूएसी, ये इधर आ गया। ये टीआरएनए अगर यहां, लेकिन ये जो टीआरएनए है जब वो यहां से बाहर निकल गया तो उसका एक काम है कि ये जो अमीनो एसिड है उस अमीनो एसिड को राइबोसोम में छोड़ देना। टीआरएनए का फंक्शन तो वही है ना, राइबो अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के अंदर डाल देना। तो ये टीआरएनए तो निकल गया वहां से, छोड़ गया यहाँ पे अमीनो एसिड। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट में एंजाइम्स में 2 एंजाइम्स मैंने बताया था आपको, और उसमें से दूसरा जो एंजाइम है राइबोजाइम। इस राइबोजाइम का रोल क्या है, ये जो अमीनो एसिड फर्स्ट है इसको, जो सेकंड टीआरएनए है, सेकंड टीआरएनए के पास भी एक अमीनो एसिड है, उस अमीनो एसिड के साथ उस पहले अमीनो एसिड को कनेक्ट कर देना। तो अमीनो एसिड फर्स्ट गेट कनेक्ट टू अमीनो एसिड सेकंड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड को ज्वाइन हो गया, मतलब वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया, और ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है वो राइबोजाइम। तो होप सो उस सेकंड एंजाइम का भी रोल आपको क्लियर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, जिसकी वजह से ये जो अमीनो एसिड है यहां पे बाइंड हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस कब होगी, ये जब हो जाएगा तो उसमें एक इवेंट होता है,
और उस इवेंट का नाम है ट्रांसलोकेशन। ट्रांस मतलब वहां पे ट्रांसफर होने वाली है। क्या ट्रांसफर होगी? लोकेशन। किसकी? राइबोसोम की। अब देखो ये पूरा राइबोसोम है अपना। जब राइबोसोम बाइंड हुआ था तो उसने पहला और दूसरा ये दोनों कोडॉन्स को कवर किया था। अब ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन क्या है? देखो, इट्स अ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की मूवमेंट टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम एंड होगी। इसके पहले बहुत बार मैंने ये बताया आपको, आरएनए में जो 5 प्राइम एंड है उसे 5 अपस्ट्रीम कहा जाता है और जो 3 प्राइम है वो डाउनस्ट्रीम है। सो इन केस ऑफ ट्रांसलोकेशन दिस राइबोसोम मूव्स फॉरवर्डली बाय 1 कोडॉन टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम एंड। राइबोसोम एक कोडॉन फॉरवर्डली जाएगा, तो जिससे कि ये जो राइबोसोम है जिसने फर्स्ट और सेकंड कोडॉन को कवर किया है, अब वो एक कोडॉन आगे चला गया, मतलब अब वो सेकंड और थर्ड कोडॉन को कवर करेंगे, जिससे कि वो फ्रेम कैसे दिखेगी। वो जो फर्स्ट कोडॉन था, मतलब देखो ये अपना यम आरएनए पे पहला कोडॉन था एयूजी। इनिशिएशन के वक्त वो तो राइबोसोम के अंदर था। सेकंड कोडॉन वहां पे है जीसीजी, थर्ड कोडॉन यूसीजी और फोर्थ कोडॉन है वहां पे यूएए। ठीक है, अब देखो चेंज क्या हुआ। ओके, चेंज पे फोकस करो। देखो बच्चों, ये एयूजी जो था वो तो अब राइबोसोम के बाहर आ गया, क्योंकि मूवमेंट आरएनए की नहीं हुई, मूवमेंट राइबोसोम की हुई। अब राइबोसोम एक कोडॉन से आगे चला गया, जिससे कि क्या हो गया? देखो, ये सेकंड कोडॉन का एंटी कोडॉन, इसका एंटी कोडॉन क्या होगा? सी जी सी, मतलब ये वाला अपना ये एंटी कोडॉन है, ये सेकंड टीआरएनए का है, तो ये टीआरएनए सेकंड के पास है उसका अमीनो एसिड सेकंड। अब राइबोजाइम उसके पास, उसके पहले वो जो अमीनो एसिड था वो भी वहां पे कनेक्ट हो गया। अमीनो एसिड फर्स्ट, अमीनो एसिड सेकंड को ज्वाइन हो गया। तो ये प्रोसेस कौन सी साइड पे हुई? 3 साइड है ना, ई साइड, ये पी साइड और ये ए साइड। तो पी का मीनिंग क्या बताया मैंने? पेप्टिडिल साइड। उस साइड पे अमीनो एसिड ऐड होगा, अमीनो एसिड ऐड होने की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, तो वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, इसलिए उस साइड को हमने नाम दिया पी साइड। ठीक है ना। अब ये जो सेकंड टीआरएनए था जो आते वक्त कौन सी साइड में ऐड हुआ था? ए साइड में। अब वो कौन सी साइड में आ गया? पी साइड में। अब इसकी वजह से कौन सी साइड फ्री होगी? फिर से ए साइड फ्री होगी। अब ए साइड फ्री होने की वजह से क्या होगा? ए साइड पे अब कोडॉन है यूसीजी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन बताओ क्या आएगा? यू पेयर विद ए, सी पेयर विद जी एंड जी पेयर विद सी। तो ये भी तो हो गए तीनों एंटी कोडॉन्स। ये अगर एंटी कोडॉन्स है तो यहाँ पे ऑब्वियस है ये भी प्रेजेंट होंगे टीआरएनए में। ये हो गया टीआरएनए 3, उसके बाद भी उसके पास भी और एक अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड 3। अब फिर से क्या हो जाएगा? देखो, दोनों साइड फुलफिल होगी, पी साइड ए साइड, दोनों साइड फुलफिल होने के बाद ये पी साइड का टीआरएनए क्या करेगा? उसके पास जितने भी अमीनो एसिड है, अभी फिलहाल उसके पास कितने अमीनो एसिड है? 2। उन दोनों अमीनो एसिड को राइबोसोम में छोड़ के वो निकल जाएगा। तो ये यहां से निकल गया CGC। ये कौन सा टीआरएनए हो गया अपना? दैट इज द टीआरएनए सेकंड। तो वो टीआरएनए सेकंड वहां से तो निकल गया और वहां पे वो छोड़ गया ये दोनों प्रीवियस अमीनो एसिड जिन दोनों में पेप्टाइड बॉन्ड था। अब उसके बाद ये ई साइड को जाने के बाद और एक बार फिर से प्रोसेस कौन सी होगी? ट्रांसलोकेशन। और एक बार ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन का सिंपल मीनिंग क्या बताया मैंने? इट्स अ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम फॉरवर्डली मूव होगा टुवर्ड्स व्हाट? 3 प्राइम एंड। अब इसके बाद की जो फ्रेम होगी वो कैसे होगी? देखो, ये पहला कोडॉन तो ऑलरेडी बाहर था राइबोसोम कॉम्प्लेक्स के। अब दूसरा कोडॉन भी बाहर आ गया, जी सी जी। तीसरा कोडॉन है ये यू सी जी और लास्ट वाला है यू ए। ठीक है ना। ये हो गया। अब इसकी वजह से भी क्या हुआ? देखो, जो अपना टीआरएनए 3 था, टीआरएनए 3 का एंटी कोडॉन क्या है? एजीसी, मतलब यही अपना यू ए सी जी जी सी। ये जो था टीआरएनए 3 जो आते वक्त पहले जब आया था तो वो कौन सी साइड पे ऐड हुआ था? ए। तो ए का मीनिंग ही वही है ना, अमीनो एसिड।
मतलब इसको एक एक्सेप्शनल है, सिर्फ पहला जो टीआरएनए है वो टीआरएनए पी साइट को आया था, उसके बाद जितने भी आने वाले टीआरएनएस है वो पहले ए साइट में आते हैं और ए साइट के बाद वो पी साइट को मूव होते हैं। तो ये टीआरएनए 3 भी जो है वो फिर से आ गया, फिर पी साइट पे आ गया, वो ये ई साइट पी साइट ए साइट। अब वो आने के बाद उसके पास एक ऑलरेडी अमीनो एसिड है, तो अपना राइबोसोम और फिर से क्या करेगा, ये जो 2 अमीनो एसिड इसको कनेक्ट कर देगा, ये अमीनो एसिड सेकंड, ये अमीनो एसिड फर्स्ट, अमीनो एसिड और मतलब कंटिन्यूटी प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसके बाद देखो यहां पे सपोज ये 4th कोडॉन है, 4th कोडॉन कौन सा है, यूएए। जेनेटिक कोड में बताया था मैंने 64 कोडॉन जो है, उन 64 कोडॉन्स में से 3 ही कोडॉन्स है जिन कोडॉन्स को हम कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन, और वो नॉनसेंस कोडॉन है मतलब वो अमीनो एसिड्स को कोड नहीं करते, यूएए, यूएजी, यूजी, तो उसमें से ये वाला है। तो ये अगर स्टॉप कोडॉन है, नॉनसेंस कोडॉन है, टर्मिनेशन कोडॉन है, तो वो अमीनो एसिड कोड नहीं करेगा, मतलब उसका एंटी कोडॉन ही नहीं होगा, उसका एंटी कोडॉन नहीं है मतलब टीआरएनए नहीं आएगा यहां पे। तो अब तक एक एक टीआरएनए वहां पे आ रहा था, जैसे जैसे टीआरएनए ऐड होगा वैसे वैसे अमीनो एसिड वहां पे ऐड होगा, लेकिन इसका एंटी कोडॉन ही नहीं है तो टीआरएनए ऐड नहीं होगा। अगर टीआरएनए ऐड नहीं हुआ तो 1 बाय 1 जो एक एक अमीनो एसिड वहां पे ऐड हो रहा था वो प्रोसेस ऑफ स्टॉप हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे टर्मिनेशन करके इवेंट है। टर्मिनेशन में कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स का नाम है R1, R2 लाइक दैट। तो इसमें R का मीनिंग है, R मतलब रिलीज फैक्टर्स। इन रिलीज फैक्टर्स का रोल क्या है, इस पूरी प्रोटीन सिंथेसिस में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी कंपोनेंट को एक दूसरे से डिटैच कर देना। मतलब क्या, ये स्मॉलर सबयूनिट है, ये निकल गया यहां से, ये लार्जर सबयूनिट है, ये लार्जर सबयूनिट सेपरेट हो गया, ये एमआरएनए सेपरेट हो गया। अब बचा ये अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन, अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन मतलब ये हो गया अपना अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन मतलब पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या हुआ, ये प्रोटीन, और यही प्रोटीन फॉर्म होना मतलब ये ट्रांसलेशन का फाइनल प्रोडक्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन होते हुए ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो इसमें आपको जस्ट सीक्वेंशियल इवेंट ध्यान में रखना है। पहला टीआरएनए कहां पे आया था, पी साइट में, उसके बाद दूसरा टीआरएनए कहां पे आएगा, ए साइट में। जैसे दोनों साइड फुलफिल होगी, पी साइट का टीआरएनए कहां पे चला गया, ई साइट में। लेकिन जब वो ई साइट में चला जाता है उसके पहले उसका अमीनो एसिड वो राइबोसोम में डाल देता है। उसके बाद क्या बताया मैंने, ट्रांसलोकेशन, राइबोसोम एक कोडॉन फॉरवर्ड ले जाएगा, जिससे कि जो दूसरा टीआरएनए जो ए साइट को आया था वो कहां पे आ गया, पी साइट में, बराबर है। अब ए साइट को तीसरा टीआरएनए आएगा, अब पी साइट का टीआरएनए फिर से क्या करता है, उसके बाद जितने अमीनो एसिड से वो छोड़ के वो निकल गया, उसके बाद फिर से ट्रांसलोकेशन होगा। ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होते जाएगी, जब तक स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन वहां पे नहीं आ जाता। एक बार स्टॉप कोडॉन आ गया तो टीआरएनए की जो एडिशन थी वो स्टॉप हो जाएगी, मतलब एक एक अमीनो एसिड जो एक दूसरे को लिंक हो रहा था वहां पे वो प्रोसेस अब स्टॉप हो गई। तो ये हो गया ट्रांसलेशन का इवेंट। इस प्रोसेस के बाद एमआरएनए में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता, तो उनको कहा जाता है यूटीआर। एक बार नीट में इसका जस्ट लॉन्ग फॉर्म पूछा गया था, तो यूटीआर क्या है, दैट आर द अनट्रांसलेटेड रीजन्स। अनट्रांसलेटेड रीजन मतलब ऐसे रीजन्स जिसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ये रीजन्स कौन से, देखो अभी ये अपना 5 प्राइम टू 3 प्राइम मतलब आरएनए का सीक्वेंस सपोज मैंने लिखा, आरएनए में ये AUG, GCG, UAA, UCG, UGA। अब जब एक प्रोटीन जब प्रोड्यूस होगा तो प्रोसेस यहां से स्टार्ट होगी और यहां पे जाके स्टॉप हो जाएगी, देखो है ना, क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन है। इसके बाद का जो रीजन है ये अगली चेन में सिंथेसाइज होगा, उस चेन में नहीं। तो पहली प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त उसका एक्सप्रेशन नहीं हुआ। तो ऐसे जो रीजन्स होते हैं ये अपस्ट्रीम में भी हो सकते हैं, डाउनस्ट्रीम में भी होते हैं। दोज रीजन्स व्हिच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस आर कॉल्ड एज अनट्रांसलेटेड रीजन्स।